कहानी शुरू होती है एक बिल्डिंग के वॉचमैन रवि से। रवि बिल्डिंग के गेट पर बैठकर अपने दोस्त प्रवीण के साथ बातचीत कर रहा है, जहां अंकुश अपनी पत्नी मीरा के साथ इसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर रहता है। प्रवीण भी एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। दरअसल रवि जिस बिल्डिंग में काम करता है, उस बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग में प्रवीण सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। यार, कल वाली शादी में तुझे भी आना चाहिए था, बहुत मजा आता। अरे नहीं यार, मैं तो आने वाला था, लेकिन घर में कुछ जरूरी काम आ गया तो जाना पड़ा। तभी वहां से अंकुश निकल रहा होता है। वो काम पर जा रहा था। सलाम साहब। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं साहब? और अंकुश बिना कोई जवाब दिए ही वहां से चला जाता है। अरे ये वही है ना जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत है? हाँ ये वही है, लेकिन बहुत अकड़ू है। अपनी पत्नी को ज्यादा कहीं बाहर जाने नहीं देता है। डरता होगा और क्या, कहीं लोगों की नजर ना लग जाए उसे। हाँ सही बात है। और दोनों थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं और प्रवीण भी वापस चला जाता है। रवि खाना खा रहा था। उसकी नजर चौथी मंजिल पर पड़ती है। वहां मीरा खड़ी हुई होती है। वो बिना हिले बिना पल के झपकाए बिल्कुल सीधे खड़ी रहती है। अरे क्या हो गया मैडम को? बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। भूत बनकर क्यों खड़ी है? तभी अचानक मीरा बालकनी से नीचे छलांग लगा देती है और नीचे गिर जाती है। रवि रोते चिल्लाते हुए उसके पास भाग कर जाता है। मैडम, ये क्या किया? कोई बचाओ इनको! उसकी लाश खून से लथपथ होती है। रवि चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लेता है। रवि जोर जोर से रोते हुए वहीं अपना माथा पकड़कर नीचे जमीन पर बैठ जाता है। वहां कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या हुआ तुझे? क्यों रो रहा है? क्यों माथा पीट रहा है तू? साहब ये देखो, ये मेरे सामने छत से कूद गया। इतना खून बह रहा है इनका। आत्महत्या कर ली इन्होंने। अरे होश में हो क्या तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन कूद गया? किसकी लाश? हमें तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। लगता है इसका दिमाग हिल गया है। रवि जब देखता है तो वहां जमीन पर अब कोई भी नहीं होता। वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ अभी क्या हुआ। ये क्या साहब, मैंने खुद देखा था, मीरा मैडम वहां से कूद गए थे। मैं सच कह रहा हूँ। अरे चलो चलो सब यहाँ से। ये दारू पी पी के कुछ भी अनशन बकवास करता है। कुछ भी दिखता रहता है इसे। इसकी तो शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ, सोसाइटी में ऐसा गार्ड किस काम का जो खुद नशे में पड़ा रहता है दिन भर? वो हमारी क्या रक्षा करेगा? नहीं साहब, ऐसा मत करो, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेरे पेट पर लात मत मारो साहब, माफ कर दो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सब लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन रवि अभी भी हैरान परेशान था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो किसी भी नशे में नहीं था, तो उसे वो सब क्यों दिखाई दिया? खैर, रवि उस घटना को भूल जाना बेहतर समझता है। रवि अंकुश को गेट के अंदर आते हुए देखता है। सलाम साहब। लेकिन अंकुश कोई जवाब नहीं देता और जल्दी से बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। कितना अकड़ू आदमी है ये, जवाब ही नहीं देता कभी अच्छे से। तभी रवि ऊपर चौथी मंजिल की तरफ देखता है तो उसे बालकनी में अंकुश की बीवी मीरा खड़ी हुई दिखाई देती है। उस वक्त वो रवि को देखे जा रही थी। कुछ देर में वो वापस चली जाती है। खैर वो दिन बीत जाता है और अगला दिन आता है और रवि अपने दोस्त प्रवीण को कल दोपहर और शाम वाली सारी बात बता देता है। तू भी दिन में ऐसे भयानक सपने देखता है, वो भला क्यों आत्महत्या करेंगे? पर मैं होश में था प्रवीण, मुझे याद है। वो सब छोड़, मैडम तुझे देख रही थी ना शाम को। लगता है मैडम तुझसे प्यार करती है। अरे पागल हो गया है क्या? कैसी बात करता है? अरे एक बार ट्राई तो करके देख, क्या पता बात बन जाए। चुपचाप बैठ, ज्यादा मत बोल, समझा? कहाँ वो और कहाँ मैं एक वॉचमैन। अच्छा तो क्या हुआ यार, प्यार में कुछ नहीं दिखता? बस अब बहुत हो गई फिल्मी बातें, तू चल कर जा और ड्यूटी कर ले। अच्छा चलता हूँ। प्रवीण वहां से चला जाता है। असल में रवि भी अंकुश की पत्नी मीरा को पसंद करता था, इसीलिए वो मीरा के सपने देखने लगा था। उस रात 12 बजे रवि ड्यूटी कर रहा था, तभी उसके पास एक छोटा सा पत्थर गिरता है। वो यहां वहां देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। कुछ देर में एक और पत्थर गिरता है। अरे ये पत्थर कौन फेंक रहा है? तभी एक और छोटा सा पत्थर गिरता है और रवि को पता चल जाता है कि पत्थर ऊपर से आया है।
वो ऊपर देखता है तो वहां मीरा खड़ी होती है। रवि उसे देखकर खुश हो जाता है। लगता है मैडम मुझे इशारे से बुला रही हैं। रवि उसके तरफ हाथ हिलाता है। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। फिर मीरा उसे देखकर वापस चली जाती है। तभी ठीक उसी समय मीरा उसे ग्राउंड फ्लोर पर दिखाई देती है। अरे ये मैडम इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई? रवि बिल्डिंग के गेट पर होता है और मीरा अंदर लिफ्ट से थोड़ा दूर खड़े होकर मुस्कुरा रही होती है। फिर मीरा उसे बुलाने का इशारा करती है। आओ मेरे पास आओ। अरे वाह, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मीरा मैडम मुझे सच में बुला रही है क्या? वो थोड़ा आगे जाता है, तभी मीरा फिर गायब हो जाती है। वो मीरा के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। मीरा के घर का दरवाजा बंद हो जाता है। वो सीढ़ियों से वापस नीचे आने लगता है। तभी कोई रवि का हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ वहीं जम जाता है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था कि हाथ किसने पकड़ा था। अरे छोड़ो, कौन है? कौन है? रवि हाथ खींचता रहता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हवा में ही उसका हाथ जाम हो गया था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उससे रोक रखा हो। वो बहुत डर जाता है। फिर कुछ देर में उसके हाथ पर वो अदृश्य पकड़ छोड़ जाती है और वो तेजी से भाग जाता है। उस रात में जब प्रवीण नाइट ड्यूटी कर रहा था, वो वहां पर अपने दोस्त को देखता है। वो बहुत घबराया हुआ, डरा हुआ रवि के पास जाता है। रात के 3 बजे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे बचा ले प्रवीण, मुझे बचा ले। तू इतना डरा हुआ क्यों है और किससे बचाऊं तुझे? इसी बीच रवि का हाथ प्रवीण के पीछे गर्दन की तरफ जाता है और वो देखता है कि प्रवीण के गर्दन में तो बहुत बड़ा छेद है और उसकी गर्दन से थोड़ी देर बाद खून निकलने लगता है। हे भगवान, ये तुझे क्या हो गया? ये किसने किया? बोल प्रवीण, बोलना यार। तभी प्रवीण उसका गला पकड़ लेता है, पर रवि किसी तरह खुद को बचाने के लिए प्रवीण को धक्का देकर उससे दूर हट जाता है। लेकिन प्रवीण उसके पास आने लगता है। मुझे बचा ले रवि, मैं मरना नहीं चाहता यार, मुझे बचा ले। ये सब देखकर रवि बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि ये तो एक बुरा सपना है। आंखें खोलने पर वो प्रवीण को सच में अपने सामने देखता है। लगता है तूने कोई बुरा सपना देखा है। डर मत, पसीने निकल रहे हैं तेरे तो। अरे तेरा ही सपना आया था, बड़ा भयानक था। अच्छा, अब मुझसे भी डरने लग गया तू? अरे बस सपने में यार। चल पी लेते हैं फिर थोड़ी थोड़ी। ठीक है, लेकिन जल्दी खत्म कर लेते हैं, अगर किसी ने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे तू चिंता मत कर। और दोनों शराब पीने लगते हैं। तभी फिर से रवि को बालकनी में मीरा खड़ी हुई दिखाई देती है। इस समय उसके बाल खुले हुए हैं और उसकी आंखें काफी चमक रही है। आज मैडम फिर से बालकनी में खड़ी है और मुझे ही देख रही है। प्रवीण पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे वहां पर मीरा दिखाई नहीं देती। कहाँ है भाई? अरे वो देखना। लगता है तुम्हारी मैडम केवल तुम्हें ही दिखती है, मेरे सामने तो कभी नहीं आती है ऐसे। अभी तो यहीं पर थी, ना जाने कहाँ चली गई। चल ऊपर चलकर देखते हैं कि तेरी मैडम क्या कर रही है। अरे पागल है क्या, मरवाएगा तू? अरे चल ना, बस दरवाजे से ही देखकर आ जाएंगे, देखना तो कोई गुनाह नहीं है दोस्त। रवि उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रवीण बिल्कुल भी समझ नहीं रहा था। प्रवीण तो जबरदस्ती ही बिल्डिंग में जाने लगता है। वहीं रवि उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी मीरा के अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। दरवाजे के छेद से देखता हूँ कि मैडम क्या कर रही है। ऐसा मत कर मेरे भाई, मान जा। क्या बात है, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर नहीं आना चाहते क्या? देखा, मैडम हमें खुद अंदर बुला रही है दोस्त। प्रवीण नहीं मानता है और दरवाजे के छेद से अंदर देखने लगता है। अंदर का नजारा देखकर प्रवीण एकदम चौंक जाता है और उसे दिल का दौरा पड़ने लगता है। इससे पहले कि रवि कुछ कर पाता, प्रवीण की वहीं पर मौत हो जाती है। रवि अपने मित्र को खोने के कारण बहुत रोने लगता है और वो दरवाजे के अंदर देखने का सोचता है। आखिर अंदर ऐसा क्या है? क्या हुआ? आओ ना मेरे पास, जल्दी से अंदर आओ, देर मत करो अब। और जब वो देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। वो देखता है कि मीरा मैडम अपना मुंह दूसरी तरफ किए हुए खड़ी है, लेकिन तभी मीरा केवल अपना मुंह पूरा उल्टा घुमाकर रवि की तरफ देखती है। वे कोई साधारण इंसान नहीं थी,
बल्कि शैतान थी। हुलिया बहुत ही भयानक दिख रहा था। दोनों आंखें गायब थी और चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। हे भगवान, ये सब क्या है? मुझे लगता है मैं फिर से कोई सपना देख रहा हूं। वो वहां से भागने लगता है, लेकिन उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है। वो हिल नहीं पाता। तभी मीरा के घर का गेट खुल जाता है। रवि की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब उसे अपने पास काले काले साए नजर आते हैं, वह बेहद डर जाता है और उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है और वो मन ही मन बजरंगबली का पाठ करने लगता है। तब जाकर वो साधारण अवस्था में वापस आ जाता है। कोई मदद करो मेरी, कोई मदद करो, कोई सुन रहा है मुझे? वह तुरंत वहां से भागने लगता है और कॉलोनी के लोगों को बुला लेता है। तभी एक आदमी आता है। चलो जल्दी चलो, तुम्हारे दोस्त को हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ साहब, चलो जल्दी। और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन कॉलोनी में पुलिस आती है और अंकुश के अपार्टमेंट का ताला तोड़कर उसके घर के अंदर जाती है। अंदर जाने पर उन्हें अलमारी के अंदर मीरा की लाश मिलती है। उस वक्त वहां पर रवि भी था। वो तुरंत वहां से भागता है और कॉलोनी के लोगों को बुला लेता है। देखिए, हमें मिस्टर अंकुश की लाश हाईवे पर नदी के पास मिली है। उन्होंने आत्महत्या कर ली है और हमें शक है कि अपनी बीवी को भी अंकुश नहीं मारा है, क्योंकि मीरा की बड़ी बहन का कहना है कि उसका पति उस पर बहुत शक करता था। लेकिन सर, मैंने एक दिन पहले ही अंकुश साहब को देखा था अपार्टमेंट के अंदर आते हुए। लेकिन ये इम्पॉसिबल है रवि, क्योंकि इस लाश को देखकर लग रहा है कि ये करीब 2 या 3 दिन पुरानी है और अंकुश ने भी 2 दिन पहले ही अपनी जान दी है। यह सुनकर रवि काफी डर जाता है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि एक दिन से वो अपनी मरी मैडम की आत्मा को देख रहा था। वाकई में उसका अनुभव एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में अच्छा नहीं रहा था और उसने वहां से नौकरी भी छोड़ दी थी। डिलीवरी बॉय। बहुत तेज बिजली चमक रही थी। रात के समय मौसम बहुत ही भयानक हो चुका था। प्रताप टीवी देख रहा था और अचानक से उसके घर की घंटी बजती है। प्रताप उठकर दरवाजा खोलता है तो देखता है एक आदमी पिज्जा अपने हाथ में लेकर खड़ा हुआ होता है। उसने अपना सर नीचे किया हुआ होता है। प्रताप अपने पर्स से पैसे निकालता है। तभी वो डिलीवरी बॉय कहता है, आज अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करोगे? आज भी तो सिर्फ 5 मिनट पहले ही आया है। प्रताप को बात समझ में नहीं आती। क्या बकवास कर रहे हो? वो डिलीवरी बॉय अपना सर ऊपर करके प्रताप की तरफ देखता है तो प्रताप डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उस आदमी की एक आंख थी ही नहीं और दूसरी आंख लाल रंग की थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना दिख रहा था। तभी वो डिलीवरी बॉय प्रताप का सर अपने दोनों हाथ से पकड़ता है और उसके सर को उल्टा घुमा देता है और उसे अंधेरे में धक्का दे देता है। उसके बाद वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। उसी रात पिज्जा डी नाम की एक दुकान का मालिक डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है, संतोष भाई, मेरी कुछ मदद कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। मेरा धंधा धीरे धीरे बैठा जा रहा है। टेंशन मत ले, तेरी सारी परेशानियों का हल मेरे पास है। बात यह है कि तुझे आधी सच्चाई पता है, इसीलिए तू इतना परेशान है। पूरी सच्चाई पता चलेगी तो सब समझ जाएगा। संतोष उसे 2 महीने पहले की घटना के बारे में बताता है। सिद्धार्थ तरुण के ऑफिस में जाता है और डिलीवरी बॉय के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो सारी खूबियां सिद्धार्थ में तरुण देखता है। तुम एक बहुत ईमानदार आदमी हो। अरे सर, ये तो आपका बड़प्पन है। मेरा काम मैं ईमानदारी से करता हूँ। आप और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं, इससे ज्यादा मैं क्या चाह सकता हूँ। सिद्धार्थ तरुण के ऑफिस से बाहर आता है और कैलाश उसे सारा काम समझा देता है। सिद्धार्थ अपनी स्कूटी पर पिज्जा का ऑर्डर लेकर जाता है और सारे ऑर्डर टाइम पर डिलीवर करके वापस आ जाता है। तरुण देखता है कि जितने भी ऑर्डर सिद्धार्थ के द्वारा दिए गए हैं सब पर 5 स्टार की रेटिंग आई है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद तरुण अपने स्टाफ के लोगों को पार्टी देता है, जिसमें कैलाश जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है और तरुण से उसकी बहसबाजी हो जाती है। सिद्धार्थ कैलाश को पार्टी से बाहर लेकर आता है और उसे समझाता है,
क्या हुआ कैलाश भाई, क्यों इतना तमाशा कर रहे हो? तो चुप कर, तेरी वजह से ये सब मुझे देखना पड़ रहा है। अरे काम करने की एक लिमिट होती है। अब तू अगर मशीन की तरह काम कर सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सारे लोग भी कर सकते हैं। देख लेना बेटा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर कैलाश वहां से चला जाता है। अगले दिन तरुण के ऑफिस में सिद्धार्थ को बुलाया जाता है। सुनो सिद्धार्थ, आज रात 9 बजे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। 250 पिज्जा का ऑर्डर आया है, क्या तुम ले जा पाओगे? बिल्कुल सर, यही तो मेरा काम है। लेकिन देखो, वो बहुत बड़ी पार्टी है। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि 9 बजे से 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पूरा दारोमदार तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। मेरा रिकॉर्ड रहा है सर, आज तक मैंने एक भी डिलीवरी लेट नहीं पहुंचाई है, आप टेंशन मत लीजिए। सिद्धार्थ बाहर निकलकर अपनी खुशी बाकी डिलीवरी बॉयज के साथ बांटने लगता है। वहीं पर कैलाश भी बैठा हुआ था। एक डिलीवरी बॉय सिद्धार्थ से पूछता है, कौन सी गाड़ी ले जा रहे हो? सर ने कहा है कि वैन ले जाना। सिद्धार्थ को उस दिन और कोई ऑर्डर नहीं देना था। वो बस 9 बजे वाले ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। वो 7 बजे निकल भी जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही उसकी गाड़ी की पूरी हवा निकल जाती है। वो शीशे में देखता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे कोई गाड़ी के बाहर खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। तभी उसके शीशे पर अचानक से एक हाथ आता है और गायब हो जाता है। सिद्धार्थ गाड़ी से बाहर आकर देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि वहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। वो पीछे स्टेपनी देखता है, लेकिन हैरानी की बात थी कि डिक्की में कोई भी स्टेपनी नहीं रखी हुई थी। अरे, स्टेपनी तो मैंने अपने हाथों से रखी थी, फिर कहाँ चली गई? वो वहां पर किसी गाड़ी का इंतजार करने लगता है, लेकिन वो रास्ता बहुत कम इस्तेमाल होता था, इसीलिए वहां पर कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं निकल रही थी। तभी एक गाड़ी वहां से निकली और सिद्धार्थ के पास आकर रुक गई। अरे सिद्धार्थ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कीर्तन भाई, बहुत अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए। मुझे ये पिज्जा की डिलीवरी करनी है और मेरी वैन पंचर हो गई है, थोड़ी मदद कर दोगे? अरे तुम्हारे जैसे भले आदमी की मदद नहीं करूंगा तो किसकी मदद करूंगा? आ जाओ। कीर्तन सिद्धार्थ को लिफ्ट दे देता है और वो 8:30 बजे पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। लेकिन उसे जहां ऑर्डर देने जाना था वो 10वीं मंजिल पर था। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से वो लिफ्ट ठीक हो जाती है और उसकी लाइट्स ऑन हो जाती है। सिद्धार्थ खुश हो जाता है और लिफ्ट में पिज्जा रखकर 10वें फ्लोर का बटन दबाता है। लिफ्ट 10वें फ्लोर की ओर जाने लगती है, पर तभी लिफ्ट की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है। सिद्धार्थ बहुत डर जाता है और लिफ्ट को रोकने के लिए तेज तेज बटन दबाने लगता है, जिससे वो किसी तरह लिफ्ट रुक जाती है और सिद्धार्थ उस लिफ्ट से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही सिद्धार्थ देखता है कि वो अभी 7वें फ्लोर तक ही पहुंचा है। सीढ़ियों पर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, मानो कोई उसे देख रहा हो। इसके बावजूद भी सिद्धार्थ ने 5 मिनट के अंदर पूरा ऑर्डर ऊपर तक पहुंचा दिया और जैसे ही वो डोर बेल बजाने वाला होता है, उसे किसी अजीब सी चीज का एहसास होता है, जैसे उसे फिर से कोई देख रहा हो। तभी वो पीछे घूमता है और देखता है एक काली बिल्ली को, जो उसके ऊपर झपट्टा मारती है, लेकिन वो उसे अपने से दूर कर देता है। वो पूरा पसीने में तर हो गया था। फिर वो खड़ा होता है डोर बेल दबाने के लिए। उसे मैसेज आता है कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। सिद्धार्थ, ये क्या? ये तो बड़ी गलत बात है सिद्धार्थ इतना कहकर डोर बेल बजाता है। प्रताप दरवाजा खोलता है। सर, आपका ऑर्डर आ चुका है। मैंने उसे कैंसिल कर दिया है क्योंकि आप लेट हैं। देखिए सर, आप अभी भी घड़ी में टाइम मिला लीजिए, 2 मिनट बाकी हैं 9 बजने में। देखो भाई, अचानक से मेरे बॉस को हार्ट अटैक आ गया और जो पार्टी शुरू होनी थी वो अब नहीं हो रही है, इसीलिए मैं ये ऑर्डर नहीं ले सकता। तो ठीक है, आप इस बारे में मेरे मैनेजर से बात कर लीजिए। मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा पूरा काम बिगड़ गया। ले जाओ अपना पिज्जा, मैंने पिज्जा कैंसिल कर दिया है। वो दरवाजा बंद कर देता है। सिद्धार्थ कई बार दरवाजे की घंटी बजाता है, लेकिन प्रताप नहीं खोलता। सिद्धार्थ सारा ऑर्डर लेकर वापस आ जाता है तो उसे संतोष की काफी खरी खोटी सुनने को मिलती है। तुम वहां देर से पहुंचे, सब बर्बाद। सिद्धार्थ उसे पूरी बात बता देता है, लेकिन संतोष उसकी एक नहीं सुनता।
संतोष गुस्से में आकर सिद्धार्थ को नौकरी से निकाल देता है। तेज बारिश में सिद्धार्थ गुमसुम सा बैठा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आती है, बुरा लग रहा है सिद्धार्थ? वो कैलाश था। लग ही रहा होगा। अब पता चला कैसा लगता है बॉस की डांट खाकर। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए वैन से स्टेपनी निकाल दी थी और हवा भी मैंने ही निकाली थी। सिद्धार्थ कैलाश की ये बात सुनता है तो गुस्से में आकर कैलाश से लड़ने लगता है। तूने मेरी नौकरी छीनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोनों के बीच सड़क पर तेज बारिश में बहुत भयानक हाथापाई होने लगती है। तभी एक कार वहां से आती है और सिद्धार्थ को टक्कर मारते हुए निकल जाती है। कैलाश वहां से हंसता हुआ चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कीर्तन वहां से निकलता है और वो सिद्धार्थ को जख्मी हालत में देखता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। आज की तारीख। ये क्या कुछ भी अनाप शनाप बकते जा रहा है? और ये बता, तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है? इसकी किसी ने फिल्म तो बनाई नहीं होगी जो तुझे एक एक बात इतने सटीक तरीके से पता है। तभी संतोष हंसने लगता है। वो अपनी आंखें खोलता है जो पूरी तरह लाल थी, लेकिन तरुण उस पर गौर नहीं करता। तुमने अगर मेरी पूरी बात सुन ली होती तरुण, तो तुम मेरी बात नहीं कहते। पहले मेरी पूरी कहानी तो सुन लो। संतोष फिर से बताना शुरू करता है कि मौत के बाद क्या हुआ था। डॉक्टर साहब, ये बच तो जाएगा ना? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की, लेकिन हर चीज हमारे बस में नहीं होती। लेकिन सिद्धार्थ की मौत हो जाती है। कीर्तन निराश होकर अपनी कार लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी में पीछे सिद्धार्थ बैठा हुआ है। कीर्तन कार रोक देता है और सिद्धार्थ उसे शुक्रिया कहते हुए गायब हो जाता है। कीर्तन को कुछ भी समझ में नहीं आता। कैलाश शराब पीकर सड़क के किनारे बैठा हुआ था और बड़बड़ाते जा रहा था। जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। तरुण ने नौकरी से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, कुछ पता नहीं। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और उससे एक आदमी कहता है, तुम सिद्धार्थ के पास क्यों नहीं चले जाते? कैलाश बिना पीछे मुड़कर कहता है, उसके पीछे कहाँ चला जाऊं, भगवान के पास। तभी वो आदमी कहता है, नहीं, सिद्धार्थ भगवान के पास नहीं गया है, वो यहीं भटक रहा है। जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं ले लेता, यहीं भटकेगा। कैलाश पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पीछे सिद्धार्थ खड़ा हुआ था, जो कि बहुत भयानक दिख रहा था। कैलाश चिल्लाते हुए, नहीं 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 नहीं, तुम तो मर चुके हो, तुम यहाँ कैसे? मैं अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। कैलाश सिद्धार्थ से दूर भागता है और भागते भागते सड़क पर आ जाता है। तभी सिद्धार्थ उसके सामने आ जाता है और उसे हवा में उड़ाकर सड़क पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक के सामने फेंक देता है। ऐसे वो कैलाश को मौत के घाट उतार देता है और उससे अपनी मौत का बदला ले लेता है। तभी सिद्धार्थ तरुण के ऑफिस में जाता है और देखता है कि तरुण बहुत परेशान बैठा है। तभी एक फोन आता है और वही आदमी रात के समय ऑर्डर करता है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की नौकरी गई थी। जो डिलीवरी बॉय प्रताप का ऑर्डर लेकर जा रहा था, उसी डिलीवरी बॉय के सामने सिद्धार्थ आ जाता है और उसे देखकर वो बेहोश हो जाता है। तभी सिद्धार्थ कैलाश के शरीर में घुस जाता है और डिलीवरी का ऑर्डर खुद लेकर वहां पहुंच जाता है और दरवाजा खोलते ही प्रताप को मौत के घाट उतार देता है और कैलाश के शरीर को भी छोड़ देता है। आज का दिन। पूरी तरह पागल हो गया क्या तू? क्या कुछ भी मनगढ़ंत पढ़ाया जा रहा है? मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ तरुण, क्योंकि ये सब मैंने खुद महसूस किया है। इतना कहते ही सिद्धार्थ की आत्मा तरुण के सामने आ जाती है, जो कि डॉक्टर संतोष के शरीर में घुसी हुई थी। तरुण डर जाता है। घबराइए मत सर, मैंने आपको अपनी कहानी इसलिए बताई ताकि आपको सच्चाई के बारे में पता चल सके और अब आप अपने कर्मचारियों को बता सकते हैं कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो मेरी आत्मा कर रही थी और अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। आपका काम फिर से पहले की तरह चलने लगेगा। इतना कहकर सिद्धार्थ की आत्मा गायब हो जाती है। संतोष उठता है और पूछता है, अरे तरुण, तू कब आया? लगता है मेरी नींद लग गई थी। नहीं भाई, नींद तो मेरी लगी थी, लेकिन अब मैं जाग गया हूँ। इतना कह के तरुण वहां से चला जाता है।
टीवी रिपोर्टर। ये कहानी है तारा की, जो कि एक टीवी रिपोर्टर है, जिसके साथ हुए कुछ अविश्वसनीय किस्से इस कहानी में दर्शाए गए हैं। न्यूज चैनल की टीआरपी लगातार नीचे गिरती जा रही थी और इसीलिए वहां के सभी कोऑर्डिनेटर ने मिलकर ये सोचा कि कुछ नया प्रोग्राम लाया जाए। सर, क्यों ना हम कोई रोमांटिक स्टोरीज कवर करके अपने चैनल पर चलाएं, या किसी मसालेदार सास बहू की खिटपिट जैसा कुछ? नहीं, हमें ऐसा कुछ चाहिए जिसे और कोई न्यूज चैनल ना चला रहा हो। तो सर, फिर हम हॉरर कंटेंट से अपने चैनल की टीआरपी को फिर से ऊपर लेकर जा सकते हैं। ग्रेट, तो जल्दी से किसी अच्छे रिपोर्टर को लगा दो इस प्रोजेक्ट पर। जी सर। तारा जब शाम के वक्त कॉफी पी रही थी, तब उसे एक सीनियर एंकर ने कहा कि उसे एक हॉरर स्टोरी कवर करने के लिए रात के समय जाना है। तो तुम अपना काम समझ गई ना तारा? तुम्हें वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करनी है। पूरी टीम को तुम ही लीड कर रही होगी। सुना है थोड़ी भूतिया जगह है, लेकिन हमें उससे 1 किलोमीटर आगे शूटिंग करनी है। डोंट वरी सर, मैं भूतों से वैसे भी नहीं डरती, और आपने कहा तो है कि हम उस लोकेशन से 1 किलोमीटर दूर शूट करेंगे। तारा अपनी टीम के साथ शूटिंग वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है। अरे मैडम, ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। डरो मत रवि, ये जगह ओरिजिनल लोकेशन से 1 किलोमीटर दूर है। ये सड़क बिल्कुल सेफ है, लेकिन 1 किलोमीटर कुछ ज्यादा दूर नहीं होता है मैडम। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ खतरनाक हो जाए। अरे डोंट वरी शिवानी, हर चीज मुझे विनोद सर ने बता दी है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तारा अपने बाकी 4 क्रू मेंबर्स के साथ वहां पर शूट करना शुरू कर देती है और नकली एटमॉस्फेयर बनाकर ऐसा बताती है जैसे कि ये जगह सच में बहुत डरावनी है। सारी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद शूटिंग तो बहुत शानदार रही मैडम, आप चाहें तो देख सकते हैं। नहीं, मुझे पता है शूटिंग अच्छी हुई है, मुझे नहीं देखना अभी। हो सकता है ये स्टोरी हमारे चैनल की टीआरपी को बढ़ा दे मैडम। हाँ, काफी हॉरर है इसमें। तभी एक क्रू मेंबर को परेशान होता देखकर तारा कहती है, क्या हुआ प्रतीक, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैडम, शूटिंग तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि लोग जो इस जगह के आसपास रहते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि ये जगह वो जगह नहीं है? मेरा मतलब ये है कि दिन में जो भी लोग उस जगह से निकलते होंगे वो तो पहचान ही जाएंगे ना कि ये जगह अलग है। तुम सही कह रहे हो प्रतीक, इसलिए हमें कुछ सीन रियल लोकेशन के भी शूट करने चाहिए। नहीं मैडम जी, आप कैसी बात कर रही हैं? वहाँ पर इस अंधेरी रात में कौन जाएगा? डोंट वरी, मैं भूतों से नहीं डरती। मुझे तो विनोद सर ने कहा था, इसलिए मैं रियल लोकेशन पर नहीं गई थी। लेकिन प्रतीक की बात भी सही है, तुम लोग सब यहीं रहो, मैं और प्रतीक जाते हैं और रियल लोकेशन की 1 मिनट की वीडियो बनाकर आते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि पूरा वीडियो असली है। प्रतीक और तारा लोकेशन पर एक बाइक पर बैठकर चले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि जैसा एटमॉस्फेयर उन लोगों ने वहां पर बनाया था, ठीक वैसा ही एटमॉस्फेयर यहाँ पर अपने आप बना हुआ था। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन फिर भी सड़क के चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। यहाँ पर तो मैडम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे में हम लोग कैसे वीडियो शूट करेंगे? एक काम करते हैं, मैं रोड के साइड वाला वीडियो शूट कर देती हूँ, तुम रोड के उस साइड वाला शूट कर देना। कुछ ना कुछ तो कैमरे में रिकॉर्ड हो ही जाएगा। तारा रोड के साइड का वीडियो बनाने लगती है और प्रतीक रोड के दूसरे साइड जाकर वीडियो बनाने लग जाता है। तारा एक छोटा सा वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद तारा जब उस क्लिप को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वीडियो में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होता। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी तो खुद पूरी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड की थी। तारा फिर प्रतीक की बनी वीडियो देखने का वेट करने लगती है, लेकिन प्रतीक नहीं आता। वो प्रतीक को कॉल करती है, लेकिन फिर भी प्रतीक फोन नहीं उठाता। तब तारा रोड के उस तरफ धुएं में से होते हुए जाती है तो देखती है कि प्रतीक अपना सर नीचे किए एक खंबे के सहारे खड़ा हुआ है। यहाँ क्या कर रहे हो प्रतीक? चलो यहाँ से। प्रतीक तारा की बात का कोई जवाब नहीं देता तो तारा उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दोबारा बुलाती है। तभी प्रतीक अपना सर उल्टा करके तारा की तरफ देखता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं और वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। तारा उसे देखकर डर जाती है और भागती है। वो जाकर बाइक चालू करने की कोशिश करती है,
लेकिन वो चालू नहीं होती। तभी एक पत्थर तारा के हाथ में आकर लगता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो डर जाती है और वापस दौड़कर अपने साथियों के पास पहुंच जाती है। तारा को इतना घबराया हुआ और घायल देखकर उसके साथ वाले समझ जाते हैं कि प्रतीक के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन वहां पर जाकर उसे वापस लाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। वो लोग वहां से वापस आ जाते हैं। तारा शूटिंग करके वो क्लिप अपने ऑफिस में जमा करा देती है, जिसका ट्रेलर बनाकर चैनल पर चलाया जाता है। एक्सीलेंट वर्क तारा, तुमने बहुत ही शानदार शूटिंग की है, बिल्कुल रियल लग रहा है। हाँ सर, लेकिन हमारे क्रू मेंबर प्रतीक की मौत हो गई है। आज के खबर में न्यूज आई है, सुनकर बहुत दुख हुआ। जो हो गया सो हो गया। तुम लोगों को मैंने वैसे भी मना किया था वहां पर जाने के लिए। तारा अपने घर वापस आ जाती है और सो जाती है। तब उसे नींद में प्रतीक का वही चेहरा दिखाई देता है और वो डर के जाग जाती है। उसका चेहरा पूरा पसीना पसीना हो चुका था और वो देखती है तो उसका हाथ अभी भी घाव की वजह से दर्द कर रहा था। वो अपना फोन देखती है तो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि प्रतीक ने उसे 5 मिनट पहले एक वीडियो सेंड किया था जो कि उसी लोकेशन का था। वीडियो में देखती है कि कैसे एक हाथ आता है और वो प्रतीक का गला घोंटकर उसे वहीं मार देता है। तब उसे याद आता है कि अखबार में लिखा था कि पुलिस को प्रतीक का फोन नहीं मिला था। फोन पर भेजी गई क्लिप एक बार देखने के बाद खुद ब खुद ही डिलीट हो गई थी। तारा ये बात अपने साथियों को फोन करके बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि वो सपने देख रही थी। अगली सुबह तारा उसी रोड पर प्रतीक का फोन ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसका फोन नहीं मिलता। लेकिन कॉल करने पर प्रतीक उसका फोन उठा लेता है और उसे रात के समय उसी जगह पर आने के लिए कहता है। तारा डर जाती है और वो अपने घर आ जाती है, लेकिन तारा के मन में वो वीडियो वापस लाने का जुनून सवार हो गया था। मुझे वहां जाकर वो फोन लाना ही होगा, तभी सब लोग मेरी बात का विश्वास करेंगे और उसी फोन से प्रतीक की मौत का पता लगाया जा सकता है। तारा वापस रात में उस जगह पर जाती है तो उसे प्रतीक का फोन झाड़ियों में एक पत्थर के पीछे फेंका हुआ मिल जाता है, जिसमें एक वीडियो चालू होता है। उस वीडियो में प्रतीक एक चाकू लेकर उसके पीछे से आकर उसकी गर्दन काट देता है। तारा उसे देखकर बहुत डर जाती है और फेसबुक पर लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। गाइस, मैं अभी उसी जगह पर हूँ जहाँ प्रतीक को मारा गया था और ये देखिए, मैंने उसका फोन भी ढूंढ निकाला है और इस फोन में कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसे देखकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे, जो सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब मैं वही सब कुछ इस फोन के द्वारा आप सबको भी दिखाना चाहती हूँ। मैं ये फोन लेकर अभी हमारे चैनल जा रही हूँ, जहाँ से आप सभी को ये सारी वीडियोस दिखाई जा सके। तभी उसके सामने प्रतीक आ जाता है। उसके चैनल वाले ये सब लाइव देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें प्रतीक नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे वहां पर कोहरा बढ़ता जाता है और कैमरे में कुछ भी नजर नहीं आता। एक जोर से चीख सुनाई देती है और जब वीडियो में कोहरा धीरे धीरे हटना शुरू होता है तो नीचे पड़ी दिखाई देती है तारा की लाश, जिसका गला किसी तेज धार हथियार से काटकर उसकी हत्या कर दी गई होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।